नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार की होगी। कल सुबह 8:45 पर मुंबई से बारामती जाते वक्त बारामती एयरपोर्ट के नजदीक ही एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। आज अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होना है अजित पवार का। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा पर, अंतिम सफर पर अजित पवार निकल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर उनका पूरा परिवार, उनके दोनों बेटों को आप देख सकते हैं। पार्थ पवार भी वहां पर नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों में उनके छोटे बेटे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार होगा अजित पवार का। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम रहे हैं अजित पवार लंबे वक्त तक। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ जहां उनके समर्थकों का एक बड़ा सैलाब, एक जन सैलाब जिसे हम कहें, वो उमड़ा हुआ है इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ उनका वो परिवार जो न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके तमाम समर्थक, एनसीपी के कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, वो इस वक्त कल सुबह उस वक्त से सदमे में हैं, शोक में डूबे हुए हैं जब से खबर सामने आई थी कि बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें उनका दुखद निधन हो गया है। दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं अजित पवार के चाचा को और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार को। परिवार में उनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार जो कि चुनाव भी लड़े थे, जय पवार हैं जो कि राजनीति में फिलहाल सक्रिय भूमिका से दूर हैं, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं जो कि राज्यसभा सांसद बनी है 2024 में ही। बहरहाल इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, विनोद जगदाले से भी हम बात करेंगे। इंद्रजीत का रुख करते हैं। इंद्रजीत, अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा अजित पवार का और तमाम बड़े लोग तो वहां पर पहुंचे हुए ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से भी वो तमाम उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं जो अजित दादा पवार से इससे पहले अपनी परेशानियां लेकर मिलते थे, लेकिन आज वो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर निकले हैं। महाराष्ट्र के लिए कितना बड़ा ये नुकसान है अजित पवार का यूं चला जाना, इंद्रजीत? मकसूद, काफी बड़ा नुकसान है और यही कारण है कि देखिए कि बारामती में आज पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं। न सिर्फ उनकी पार्टी के लोग बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। बारामती पूरी तरह से आज बंद है। बारामती के आसपास एक तरह से कहें कि पूरा पूना जिला बंद है। और सुबह से इस वक्त मैं विद्या प्रतिष्ठान के बाहर हूं और सुबह से देखिए कि जो लोगों का हुजूम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग आते जा रहे हैं और अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, जननायक को अंतिम विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। बहुत सारे लोग रात से ही यहाँ पे मकसूद ठहरे हुए हैं। और देखिए कि ये जो कैंपस है करीब 1 किलोमीटर का कैंपस है और यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। इसके बावजूद सुबह से लोग लगातार पैदल चल चल के आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी मकसूद बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं या बारामती की? मैं बारामती नहीं, वाला से आया हूँ, पुणे। कब खबर पता चली थी आपको और कितना जुड़ाव रहा है अजित दादा से? आप कल हमको मालूम पड़ा, तो बात हमको मालूम पड़ी तो हम निशब्द हुए। निशब्द है। और भी हम कुछ लोगों से बात। आप कहाँ से आए? पुणे से आए हैं। पुणे से आए। कितना योगदान था पुणे जिले में अजित दादा का? बहुत था योगदान। अभी थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो देखिए कि लोगों के आने का जो हुजूम है वो कम नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? बारामती से। बारामती से। हाँ। बारामती में कितना योगदान था बारामती के विकास में? बहुत योगदान था। एक नंबर दादा साहेब का वैसा मानुस वो जन्म नहीं आएगा। एक नंबर भगवान है वो। भगवान, आप लोग के भगवान थे। हाँ। आपकी किस तरह की यादें जुड़ी हुई? कोई काम लेके कभी गए थे तो किस तरह से काम करते थे? काम शेती का काम करते हैं हम, पण अजित दादा का वो 1 नंबर है। खेती में भी योगदान रहता था। एकदम गाव गाव काम मंदिर 90 लाख
कोट रुपए दादा ने गाँव दिए। काम है। आप बताइए, आप बारामती के हैं कि बारामती के पुणे से हम लोग, पुणे से के बारामती का हम लोग, चिंचवड़ पुणे का हम लोग। हमको मालूम है कि कैसा कि उनका काम बहुत अच्छा था। एक टाइम में कैसा वो बारामती के लिए एक भगवान थे और सबके लिए बहुत अच्छे काम करते थे वो लोग। पुणे मुंबई सब के लिए बहुत एक भगवान के ऐसे काम किए उन्होंने। कुछ ऐसा नहीं बोले थे, उनके लिए दिल में ऐसा फीलिंग आता कि एक गॉड फादर हमारे चले गए, ऐसा लग रहा है। आप कहाँ से आए? कुंजीरवाडी पुन्हा शहर एक नंबर आपले दादा नाही का एक नंबर होते. गेल्यामुळं आम्हाला जास्त दुःख झालेलं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही इथं विद्यापीठ प्रतिष्ठानमध्ये आलेलो आहे अंतिम संस्कारासाठी. त्यांचे ते बरेच चांगले होते ते दादा आपले. देखिए कि अभी वीआईपी को जा रहे हैं और लगातार वीआईपी का भी मूवमेंट है। सुबह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। इसके अलावा एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेताओं का आप नाम ले सकते हैं, सभी आने वाले हैं। और यही कारण है कि उनकी कितना बड़ा कद था उनका, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने की श्रद्धांजलि नहीं दिया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों। सभी ने श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आप यहीं के हैं? मैं विदर्भ से आया हूँ, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार जो अलग अलग राजकारणी जो रहते हैं वो धर्म के आधार पर, आरक्षण के आधार पर राजकारण करते, लेकिन विकास के आधार पर राजकारण करके एक देश के अंदर विकास की जो एक राजकारण की जो एक नीति है, एक रेखा जो है उन्होंने आग डाली है। और रेखा के तहत विकास के अंदर विकास करके भी एक कोई आदमी 6 बार महाराष्ट्र एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो सकता है। एक विकास का एजेंडा, एक विजनरी नेता हमारे महाराष्ट्र ने खो दिया। इसका पूरे महाराष्ट्र पे शोक कड़ा इसकी। तो देखिए कि विजनरी नेता कहते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? नांदेड जिल्हा तालुका मुखेड गाव मोटरगा येथील भास्कर अमराव बिश्री माझं नाव आहे. पहिल्यांदा आपण काय पहले कभी मिले थे अजीत दादा से? पहले नहीं मिले और हम तो रिश्तेदार से इतने नजदीक थे, लेकिन हम दादा के पास कभी नहीं गए क्योंकि दादा काम करने वाले आदमी है. हम काम करते हैं और काम करने के लिए एकदम, कारण का मी मराठी बोलतो बरं का. तो निश्चित तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगातार चलता जा रहा है और लगातार लोग जो जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां के लिए बढ़ रहे हैं। सर, आप कहां से आए हैं? मैं सर अकोला जिला सरपंच हूँ। अभी 2 महीने पहले मेरा बहुत सपना था कि दादा के साथ मिलना चाहता था। अभी दादा आखोट में आए थे और मैं दादा के वजह से मैं पक्ष प्रवेश लिया और दादा बोले कि मैं तुम्हारे गांव में बार बार आऊंगा आखोट में। और हमारा एक ही सपना था, अजीत दादा एक ही वादा कि मुख्यमंत्री बनना चाहता, क्योंकि हमारा किसान, हमारे कार्यकर्ते सब दादा की इतना हो गया कि 50 साल भी ऐसा इतना दुख नहीं हुआ मेरे को, इतना दुख हुआ सर। तो देखिए कि और भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो वो यहाँ पर आ रही हैं। मैडम, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर से बारामती से। किस तरह से अजीत दादा से आप लोग की यादें जुड़ी हुई? बहुत अच्छा है। कभी काम लेके जाना हुआ? कभी काम सकते हम। हमको हिंदी नहीं ज्यादा आती। हम यहाँ के बारामती के रहने वाले और हमारा बचपन यहाँ पे गए। अच्छा। हम बचपन से उनको देख रहे, उनकी सभा वगैरह। किस तरह का विकास किया है उन्होंने बारामती? उन्होंने अच्छा अमेरिका जैसी हो गई है। हाँ? अमेरिका जैसी हो गई बारामती। तो आप लोग मिस कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। कल से हम कल भी जब आपको खबर पता चली तो पहला रिएक्शन क्या, आप लोग को यकीन हो रहा था? नहीं ना, अभी तक भी नहीं हो रहा है। हमें लगा कि ये झूठ है। हमको आज अभी भी तो रो रहा था। कल हमारे छोटे बच्चे भी रो रहे। कल से बच्चे रो रहे। बच्चे जानते थे दादा? हाँ, जानते थे, सब जानते। साइड में बाबा साहेब का पुतला है, उसके पैर छूने के लिए आते थे बाबा साहेब। दादा अजीत दादा। बाबा साहब के पुतले का हाँ, तो हमारे घर के साइड में थे, तो हम काय असं कार्यक्रम असलं की ती यायचे पाया पडायला पुतळ्याच्या. आम्हाला शॉक बसलाय, असं झालंय. तर हे खरंय का खोटं हेच कळत नाहीये. अजून सुद्धा असं वाटत नाही की हे खरं आहे. म्हणजे असं असं वाटत नाही.
तो देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग दादा को अंतिम विदाई देने के लिए आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वीआईपी का भी मूवमेंट है, इसलिए लोगों को यहाँ से जल्दी जाने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब पूरी तरह से जो ग्राउंड है जहां पर अंतिम संस्कार होना है पूरी तरह से भर चुका है, क्योंकि न सिर्फ बारामती के लोग आए हैं, बारामती के बाहर के भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। देखिए कि 2 महिलाएं हैं, नम आंखों से विदाई देने के लिए आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? बारामती से। आप रो रही हैं, किस तरह की यादें थी आज? अच्छे थे ना वो, सबके लिए अच्छे, सबके लिए अच्छे यादें रह की गई नहीं वो। कभी मुलाकात होती दादा? मुलाकात हुई थी? नहीं अभी वो बात, आप भी यहीं से? हम पण यही से। तो दादा की राज में सबको न्याय मिलता था? न्याय मिलता था, वो अच्छे थे हमारे से, काम पण अच्छे तरह थे। मकसूद देखिए कि जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं, हर तरह के वर्ग में उनकी फैन फॉलोइंग थी और सभी लोगों का कहना था कि वो विकास की राजनीति करते थे और जाति धर्म कभी भी नहीं देखते थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पूना से आए, पिंपरी चिंचोड़। जो बारामती जो दादा का होम पिच है, वैसा ही पिंपरी चिंचोड़ के ऊपर भी दादा का वही प्यार था, वो भी होम पिच था। और पिंपरी चिंचोड़ शहर का जो सुनियोजित विकास हुआ है उसका बहुत पैमाने पे श्रेय दादा को जाता है। आप कब से जुड़े थे दादा के साथ? नहीं, मैं दादा का घोर विरोधी था। बहुत सारे विषयों के बारे में दादा के सामने हमने बहुत सारे संघर्ष किए, आंदोलन किए, फिर भी दादा ने कभी भी हमारा जो अच्छा काम है उसका स्वीकार करते हुए काम किया। कोविड महामारी के टाइम जम्बो महाकोविड का एक बड़ा सेंटर 700 बेड का हमको हमारे शहर के लिए दिया। और पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो छोटे छोटे सेंटर थे उसके बारे में जब दादा के सामने हमने मांग रखी तो दादा ने कहा कि अरे भापकर जी, आपको तो हम पहचानते, अर्थमंत्री जो अर्थमंत्री है वो आपके पहचान के, कोई भी निधि की कम हम नहीं करेंगे। और वो दादा ने बहुत पैमाने पे वहाँ पे कोविड सेंटर खड़ा करने के लिए बहुत सारी मदद की है। आप भी साथ में कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए हैं। किस तरह की यादें जुड़ी थी आपकी? दादा काम करने वाले लोग थे, जैसे मानो कोई भी उनके पास कोई छोटा भी बच्चा जाए तो भी दादा वो उसका काम पूरा तरीके से करते थे। तो देखिए कि लगातार वीआईपीज के आने का भी बिल्कुल आप नजरें बना रखिएगा इंद्रजीत, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। वीआईपी मूवमेंट भी जाहिर तौर पर वहां पर रहेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद होगी और भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं, नुमाइंदे, वो वहां पहुंचेंगे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। लेकिन विनोद जगदाले मेरे सहयोगी हैं एक और, वो विद्या प्रतिष्ठान से ही बने हुए मेरे साथ लगातार यहां पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे का वक्त कल ही तय किया गया था जब उनका अंतिम संस्कार होगा अजीत दादा पवार का। विनोद, जब क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात होती है और महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो पूरे महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार ने जिस तरह से अपना कद बढ़ाया था और अपनी ग्रिप उन्होंने राजनीति में मजबूत की थी, आज इस पर भी बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कैसे एनसीपी जब अलग हुई तो जिन्होंने एनसीपी की शुरुआत की थी, यानी जिन्होंने राजनीति सिखाई थी शरद पवार, उनसे अलग होकर 40 से ज्यादा सीटें जीत कर लाना और उसके बाद अभी हाल ही के निकाय चुनाव में दोनों के साथ आने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद एक साथ फिर से हो जाए, परिवार भी और पार्टी भी, वो एक अलग मसला। लेकिन जब एक बड़ा मराठा नेता जो कि पूरे महाराष्ट्र में जिसकी अपनी एक चेहरे की पहचान बन गई हो, उसका यूं चले जाना ये मराठा क्षत्रपों की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है, जरा इस पर बात करें विनोद। ठीक, विनोद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए। 4 तस्वीर, एक तरफ अंतिम सफर पर निकले अजीत पवार को आप देख सकते हैं, वो वाहन जो आपको नजर आ रहा है, इसी वाहन में पार्थिव शरीर है अजीत पवार का
और उनके साथ इस वाहन में मौजूद है उनके परिवार के करीबी लोग, खासतौर पर उनके दोनों बेटे पार्थ और जय पवार। जो बीच की तस्वीर है उसमें सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पंकजा मुंडे को फिलहाल आप इस वक्त देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है, काटेवाड़ी में इससे पहले दादा को सम्मान दिया गया था, तिरंगा उन्हें उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा रखा गया यहाँ पर, राष्ट्रीय ध्वज, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होना। और चौथी जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, विद्या प्रतिष्ठान में की ये तस्वीरें। अब से कुछ ही देर बाद यही अंतिम संस्कार होगा अजीत पवार का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ इस वक्त यहां पर बने हुए हैं, महाराष्ट्र की सियासत पर उनसे जरूर हम समझेंगे और बात करेंगे। राजीव जी, मराठा क्षत्रपों का जब भी जिक्र होगा तो अजीत पवार ने भी अपना एक कद राजनीति में बहुत मजबूत और बहुत ऊंचा कर लिया था। पिछले 1.5 दशक से हम देखें तो लगातार डिप्टी सीएम रहना, यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है, और अपनी बात को सीधे कह देना, ये भी बहुत कम राजनेताओं में ये हुनर या ये गुण होता है। वरना तो राजनीति में अगर कोई डिप्लोमेसी ना हो या घुमा फिरा के जवाब ना दिया जाए तो फिर वो राजनीति कैसे होती है। लेकिन अजीत पवार बहुत सीधा और बहुत साफ बोलते थे, चाहे वो दोस्त हो या फिर विरोधी हो। देखिए मकसूद, कहा यह जाता है कि किसी आदमी ने समाज के लिए क्या किया है, अगर इसका कोई पैमाना है तो उसकी आखिरी यात्रा में समाज उसके लिए क्या कहता है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये एक पैमाना है कि उस आदमी ने क्या किया है। अजीत पवार को एक नेता के तौर पर महाराष्ट्र के बाहर बहुत वजहों से लोग जानते हैं, लेकिन बारामती, पुणे या अपने पार्टी के लोगों के लिए अजीत पवार ने क्या किया है वो आप इस भीड़ का, और जो भीड़ अभी कैमरे में दिख रही है इससे कहीं ज्यादा भीड़ बारामती में है। बहुत सारे लोग जो बारामती या महाराष्ट्र के बाहर के हैं, हमारे सहयोगी इंद्रजीत वहाँ लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा बहुत किया है, बहुत किया है, लेकिन किया क्या है दरअसल लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। शरद पवार ने जब 1990 के दशक में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने बारामती की विधानसभा सीट अजीत पवार को दे दी और बारामती की देखरेख भी एक तरह से अजीत पवार के जिम्मे कर दी। अजीत पवार ने शरद पवार की छांव में रहते हुए बारामती का विकास, बारामती के लोगों से जो जुड़ाव, वो उस लेवल पर ले गए जो देश के राजनेता सोच भी नहीं सकते। मैं आज इस मौके पर कह रहा हूं इसलिए कि मैं बारामती बहुत रहा हूं, बहुत गया हूं। और आप ये देखिए वहां की छोटी से छोटी चीज, बारामती में अगर एक 10 कुर्सी वाला रेस्टोरेंट भी खुलता है, होटल भी खुलता है, तो अजीत पवार उसके उद्घाटन समारोह में जरूर होते हैं। और अगर नहीं रहे तो पहली ही विजिट में वो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने, वहां जाने, हालचाल पूछने। ये अजीत पवार, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उनकी मौजूदगी ना हो। अब वहां के बारामती के लोगों के लिए क्या किया, इस मौके पर मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि अलग देखिए, नेताओं का जमीन से आसमां तक बढ़ जाना आपने देखा होगा, लेकिन एक पूरे इलाके के जीवन स्तर को, खुशहाली को, आर्थिक स्थिति को बदल देना कोई पवार फैमिली से जाकर के सीखे। आप देखें वहां पर तमाम ऐसी डेयरियां हैं, 2.5 लाख 3 लाख लीटर दूध वहां पर आता है किसानों का। कलेक्शन सेंटर गांव-गांव में है और वो गांव से ही किसानों का दूध लेकर के वहां डेयरी में जाता है और जो डेयरी का पैमाना, उसके हिसाब से दूध का पैसा शाम को किसान के खाते में आ जाता है। इसी तरह से गन्ना है, गन्ना वहां इतनी शुगर मिल है, 2 दिन से ज्यादा पेमेंट नहीं रुकता, सबका पेमेंट खाते में आता है। वहां पर देश का सबसे उन्नत कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां किसानों को उनकी मिट्टी के लिहाज से, बीमारी के लिहाज से, फसलों के लिहाज से एकदम वैश्विक स्तर की, विश्व स्तर का सलाह दी जाती है। वहां बीज दिए जाते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है और दूर दूर के इलाकों से, महाराष्ट्र के 200-200 किलोमीटर दूर के किसान उस कृषि विज्ञान केंद्र बारामती में जानने के लिए आते हैं। ये जो अंतिम संस्कार आज विद्या प्रतिष्ठान में हो रहा है मकसूद, मैं आपको बताऊं, कम से कम ये 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कैंपस है। और अगर आप इसे देखेंगे, यहाँ पर मराठी लैंग्वेज में पढ़ाई का अलग स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, कोएड अलग है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है,
मतलब कि आप बीएड है, शिक्षा का नाम लीजिए, कोर्सेज का एमबीए है, क्या नहीं है बारामती में और क्या नहीं किया अजीत पवार और शरद पवार ने बारामती के लिए। वो महिला कह रही थी ना कि बारामती को अमेरिका बना दिया। वास्तव में अजीत पवार ने पिछले 30 वर्षों में बारामती का काया पलट के रख दिया। और मैं कह रहा हूं कि शरद पवार की जो बर्थडे है 85 साल के वो हो चुके हैं, बारामती के लोगों के सामने ये बड़ा सवाल सामने आ रहा होगा कि अब बारामती का क्या होगा। और बारामती को उस ऊंचाई पर अजीत पवार लेकर गए हैं, उससे और आगे जाने का, क्योंकि बारामती के लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा थी कि अजीत दादा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल चीफ मिनिस्टर, तो 6 ही महीने के लिए लेकिन साल भर के लिए बनेंगे तो जरूर। उनके दिमाग में ये बातें थी और वो इसलिए नहीं चाहते थे कि अजीत दादा चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अजीत दादा का अपना व्यक्तिगत उत्थान क्या होगा। उन्हें यह स्वार्थ था कि अगर अजीत दादा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो बारामती पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। मैं ये अभी बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं, जब शरद पवार और अजीत पवार के बीच में एक मतभेद जब हुआ था और हम वहां पर गए थे, बारामती के 80% क्या 90% लोगों का ये मानना था कि ये केवल राजनीति है, शरद पवार और अजीत पवार कभी नहीं अलग हो सकते। शायद शरद पवार का ही इशारा हो, उनके जहन में, उनके दिल में ये बात कभी उतरी ही नहीं कि शरद पवार और अजीत पवार अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा, उनके दिमाग में ये था कि ये कोई रास्ता है कि सरकार में अजीत दादा बने रहे और बारामती का विकास इसी तरह होता रहे। बहुत क्लियर कट बारामती के लोगों के दिमाग में ये था। जब अजीत पवार ने अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, तब भी मैं गया था उस समय, क्योंकि बहुत हॉट सीट थी और वहां के लोग बिल्कुल क्लियर थे। हालांकि घड़ी चुनाव चिन्ह एनसीपी का अजीत पवार को मिला था और वो तुरही बजाते हुए चुनाव चिन्ह शरद पवार को मिला था। और ये था कि घड़ी चुनाव चिन्ह इतने सालों से है तो सुप्रिया सुले के लिए चुनाव में दिक्कत आएगी। वहां के लोगों का एकदम क्लियर था कि नहीं, दिल्ली की राजनीति, लोकसभा की राजनीति सुप्रिया सुले के हाथ में रहेगी और बारामती की राजनीति अजीत पवार के हाथ में रहेगी। और अजीत पवार जब लोकसभा का चुनाव सुनीता पवार हार गई, बारामती के लोगों का ये संदेश बाद में अजीत पवार ने वहां जाकर के बारामती में सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि मुझसे गलती हो गई, सुप्रिया सुले के खिलाफ मुझे चुनाव सुनीता जी को नहीं लड़ाना चाहिए था। और जब वो विधानसभा लड़ रहे थे और विधानसभा में आपने देखा कि कितने वोटों से उनको बारामती ने जिताया, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि बारामती और महाराष्ट्र की राजनीति पवार फैमिली में अजीत पवार ही हैं और केंद्र की राजनीति के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले, और ये दोनों एक ही है, ये मान्यता थी। आज बहुत ही दुखद घड़ी में ये सारी बातें मैंने, हालांकि वहां मैं कम से कम बारामती 7-8 बार गया हूं, तो मैं वहां वो पूरा दृश्य मेरे सामने आ रहा है। और वो वहां का, मैं वहां का एआरटीओ का ऑफिस जो है वो कमिश्नरी के एआरटीओ के ऑफिस से कहीं बेहतरीन है। और अगर आप वहां गाड़ियां देखेंगे मकसूद, मुझे लगता है कि पूरे देश या दुनिया में मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण इलाके के किसी तहसील में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, कौन सी गाड़ी आपको नहीं वहां पर दिखाई देती है। 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां ऐसे आपको बारामती में चलती हुई दिखाई देंगी। लोगों को इतना संपन्न बनाने का काम पवार फैमिली ने किया है। और अजीत पवार ने पीछे दिनों वहां फैक्ट्रीज अगर खुलती हैं, वहां लेबर की सप्लाई है, वो भी बारामती का आदमी करता है, वहां नौकरी भी बारामती का आदमी पाता है, वहां डॉक्टर वही पैदा हो रहे हैं। पढ़ने की मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ाई का तो कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में न हो जहां आज अंतिम संस्कार हो रहा है। तो क्या नहीं किया किसानों की उन्नति के लिए। आपको मालूम है इस देश में खेतीबाड़ी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जो पकड़ शरद पवार की है, जितना खेती के बारे में उन्हें जानकारी है, किसानों की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी इस बारे में बता ही चुके हैं, उनके इतना जानकार कोई दूसरा राजनेता नहीं है। और उन्हीं की छांव में रहकर अजीत पवार
बारामती के विकास की दृष्टि से अगर कहा जाए तो शरद पवार ने जो पौधा लगाया था उसको वट वृक्ष के तौर पर तब्दील किया अजीत पवार ने। उनकी दूसरी चीजों के लिए जो चर्चा होती रही उनके होने तक, वो एक अलग मैटर है। राजनीतिक तौर पर उनके पैतरेबाजी को देखकर या उन पर लगे आरोपों को देखकर वो एक अलग चीज है, लेकिन जमीन पर उन्होंने क्या किया है, जनता की आंखों में आंसू और जनता के दिल में जो दर्द है, उससे आपको पता चलेगा कि एक नेता होने का क्या मतलब है और एक नेता ने अपनी जनता के लिए क्या किया है। अजीत पवार और शरद पवार का जब आप घर देखेंगे तो अजीत पवार तो खैर गांव में उनका कुछ 7-8 किलोमीटर बारामती कस्बे से दूर गांव है, जो पैतृक गांव है। शरद पवार ने वो गांव वो घर अजीत पवार को ही दे दिया था। बारामती खुद कस्बे में भी अजीत पवार का घर है, बहुत ही शानदार घर है। शरद पवार के घर की तो बात ही क्या है। लेकिन आम जगहों पर आप जाते हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाइए तो आपको सबसे बड़ा घर उस इलाके के मंत्री विधायक का होगा और बाकी घर आपको चिढ़ाते मिलेंगे पड़ोसियों के या गांव के। लेकिन बारामती की जिस हाउसिंग सोसाइटी में अजीत पवार का घर है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सबसे अच्छा घर अजीत पवार का है। उसमें अजीत पवार से अच्छे घर वाले घर भी हैं और लोगों को इस बात का कभी कोई शिकायत नहीं रही कि शरद पवार ने क्या किया या अपने लिए क्या बनाया है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि शरद पवार और अजीत पवार ने अपने लिए जो बनाया उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश बारामती के लोगों के लिए, पुणे के लोगों के लिए जो काम किया है। आज पुणे की गिनती जो इतने बड़े और इतनी तेजी से बढ़ते शहर के बारे में होती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान शरद पवार और अजीत पवार का है। और मुंबई जैसी चमक दमक वाले शहर में रहने के बावजूद, महाराष्ट्र जैसे राज्य का लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री करीब करीब रहने के बावजूद अजीत पवार गांव, गरीब, किसान से और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब जितना जुड़े थे, इस देश में बिरले ही नेता ऐसे होंगे कि उतनी ऊंचाई पे जाके इतने जमीन के लोगों से अपना कांटेक्ट बनाए रखे हो। अजीत पवार 67 ईयर्स 67 साल के थे। सुबह चुनाव के दौरान अगर 7 बजे उन्होंने आपको इंटरव्यू का समय दिया है तो आमतौर पर दिल्ली, लखनऊ के पत्रकार ये सोचते हैं कि ये मेरा ही इंटरव्यू का टाइम पहला होगा, लेकिन आप जब जाएंगे तो पता चलेगा अजीत दादा पवार के घर पे 200 लोग बैठे हैं और 2 इंटरव्यू वो पहले ही दे चुके हैं, तीसरा नंबर आपका है। तो राउंड द क्लॉक जनता के लिए काम करना, उपलब्ध रहना, तब ऐसे कोई 41 सीटें नहीं जीत पाता मकसूद अपने दम पर, और खास करके अपने गार्जियन से अलग होकर के, पार्टी टूट करके, और उसके बावजूद 41 सीटें जीत जाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। अजीत पवार एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाएंगे, और जैसा जो लोग हमारे साथी इंद्रजीत बात कर रहे थे, उन्हें बारामती में एक भगवान का दर्जा है और मुझे लगता है कि रहेगा भी। जी प्लीज आप मेरे साथ बनी रहेगा राजीव जी। इस वक्त आलोक वत्स वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंतखाब फारूकी शिवसेना उद्धव गुट से हैं, अविनाश पासवान जेडीयू नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, शुरुआत आपसे ही। अजीत पवार अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाना है विद्या प्रतिष्ठान में, वही जगह जो कि पवार परिवार से जुड़ी हुई है, जहां पर तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल। अजीत पवार की राजनीति को, उनके इस पूरे राजनीतिक सफर को आप कैसा देखते हैं? और अब वैसे तो ये द शो मस्ट गो ऑन वाली तर्ज पर ही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, चूंकि अब एनसीपी के 2 गुट हैं, एनसीपी के राजनीतिक भविष्य को अब आप कैसा देखते हैं? क्योंकि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, वो जो डिप्टी सीएम भी थे, वो अब अपने अंतिम सफर पर हैं। देखिए, एक कहावत है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान का यारों क्या कहना, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आज जिस तरीके का भीड़ और जिस तरीके का लोगों का वहां पर भारी संख्या में महाराष्ट्र के विभिन्न कोनों से और राष्ट्र के विभिन्न कोनों से वहां जुट रहे हैं, ये दर्शाता है कि वाकई में अजीत पवार
एक बहुत बड़े नेता थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे। और जैसा मुझे अभी विदित हो रहा है, मैं इस जानकारी को नहीं जानता था कि बारामती इतना ज्यादा डेवलप्ड है। मुझे कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला, और पुणे भी में भी उनको आज उत्कृष्ट शहरों में माना जाता है। उसमें भी शरद पवार और अजीत पवार का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, राजनीति में जब रहते हैं तो धुर विरोधी भी होते हैं, साथ के लोग भी होते हैं, लेकिन अंतिम में जाना तो सबको है। लेकिन जिस तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इससे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा नेता उन्होंने खो दिया है। और रही बात एनसीपी के दो धड़ों की, देखिए ये सब वन मैन पार्टी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, और ऐसी बहुत सी पार्टियां देश में हैं। अब आगे इनके लोगों को तय करना होगा, क्योंकि अजीत पवार के पार्टी में कोई ऐसा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, और न कभी जनता के बीच में प्रदर्शित हुआ कि या तो ये लोग शरद पवार जी के पास जाएंगे, या हो सकता है फिर टुकड़े टुकड़े में बट जाए। अब इनकी पार्टी को चलाने वाला कौन है, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। इंतखाब फारूकी साहब है, शिवसेना उद्धव गुट से मेरे साथ। फारूकी साहब, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और एनसीपी को जिस तरह से उन्होंने संभाला था, और एनसीपी को जिस तरह से लगातार वो लीड कर रहे थे, 1.5 दशक से ज्यादा तक डिप्टी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की सेवा उन्होंने की, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। कल अचानक से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन अब उसके बाद बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। उनकी राजनीति, एनसीपी को आगे कौन और कैसे बढ़ाएगा, राजनीतिक विरासत कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन एक नेता के तौर पर अजित पवार की किस तरह की पहचान महाराष्ट्र के लिए रही है, आप प्लीज इस पर बात करें। बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और बाहर आ पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके कर सके, और जिस तरीके से एनसीपी को जो इतना बड़ा लेकर गए, और आज मतलब एनसीपी को इतना बड़ा जो झट। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है इंतखाब साहब, मैं फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड से मेरे साथ बने हुए इंद्रजीत के पास एक बार फिर से चलना चाहूंगा, और कोशिश करेंगे कि विनोद जगदाले से भी बात हो पाए। इंद्रजीत, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं अजीत दादा पवार, अपडेट आपसे चाहेंगे। और जो उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले हैं, हजारों की तादाद में इस वक्त नजर आ रहा है। जो तस्वीरें लगातार दो हम देख रहे हैं, विद्या प्रतिष्ठान की तस्वीरें भी हैं और उस जगह की तस्वीरें भी हैं जब अंतिम सफर पर वो निकले हुए हैं काठेवाड़ी से अब विद्या प्रतिष्ठान के लिए। एक अपडेट चाहेंगे आपसे इंद्रजीत। 121 बिल्कुल मकसूद, काठेवाड़ी से जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान के लिए निकल चुका है, लेकिन सुबह से लगातार हजारों की संख्या में लोग विद्या प्रतिष्ठान आते जा रहे हैं। पूरा ग्राउंड एक तरह से फुल हो गया है, जबकि 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा कैंपस है, जैसा राजीव रंजन जी बता रहे थे कि। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे कैंपस को पवार परिवार ने ही बनवाया है, और विद्या प्रतिष्ठान में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, आधुनिक कोर्स, जो कि विद्या प्रतिष्ठान में नहीं है। और देखिए कि सुबह से इसी तरह से लोग आ रहे हैं। वीआईपीज की बात करें तो महाराष्ट्र के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं लगातार एक एक करके आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं, नितिन गडकरी जी यहां पर आ चुके हैं, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। 11 बजे का वक्त है अंतिम संस्कार का, लेकिन लगता है थोड़ा लेट होगा, तो हो सकता है 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाए जो विद्या प्रतिष्ठान है वहां पर, और 12 बजे के करीब अंतिम संस्कार हो। देखिए कि जो लोग हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, बात कराने। सर,